अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। आज कानून साजी हुई है फाइनली पार्लियामेंट में, जो कि पार्लियामेंट का एक तरीक़ाकार है काम करने का। कानून साजी करना उनका हक है, लेकिन ये कानून साजी की जो टाइमिंग है वो ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात उठा रही है। ये माना कि जो बेंचेस बनाए जाते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन पर सवालात हैं, ये भी माना कि फॉर्मर जजेस के ऊपर इल्ज़ामात हैं, कुछ वो ख़ुद भी इंडोर्स कर चुके हैं। लेकिन ये फिर क्या बात है कि अगर तो आर्टिकल 6 लगाने की बात आती है तो फिर इमरान खान साहब याद आ जाते हैं, फिर कासिम सूरी साहब याद आ जाते हैं। लेकिन जब कानून साजी करनी होती है तो फिर अदलिया के हवाले से की जाती है। आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी बहुत गरज बरस के गुफ्तगू की पार्लियामेंट में। उन्होंने ये भी कहा कि इनको लाने वाले सहूलतकार जो हैं, उन्होंने जिनका नाम लिया वो ISI के फॉर्मर चीफ्स हैं, और एक नाम वो लेना भूल गए, वो जनरल रिटायर्ड हमीद गुल, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो भी इस लिस्ट में आते हैं। लेकिन आने जाने वाले और जिनको लेकर आए इमरान खान साहब, जो ये खुद मान रहे हैं, और अब तो कन्फेशंस ऑफ अ फॉर्मर जनरल भी सामने आ गई है, तीसरी किस्त आपके सामने है। तीसरी किस्त में यहाँ तक भी कह दिया गया है कि डोनाल्ड लीग्स पे भी बहुत प्रेशर था, फौज में बहुत गुस्सा था, और इस हवाले से जब बाजवा साहब आउट ऑफ स्टेशन थे, उन्होंने अब एक नए जनरल साहब सामने आ गए हैं, जनरल गफूर साहब, जो उस वक्त ISPR को हेड करते थे, और उसके बाद उन्होंने खुद ही कोई ट्वीट कर दिया। उसके बाद मामलात क्या हुए आपके सामने हैं। परवेज़ रशीद साहब की कुर्बानी पे पहले नवाज शरीफ नहीं मान रहे थे, फिर वो मान गए, लेकिन बेचारे सिरिल अलमाइडा की नौकरी क्यों गई, ये हमें बाजवा साहब बताने से भी गुरेजा है, क्योंकि सच पूरा कौन बोलता है। अब यहाँ पर एक सच है कि अदलिया फेवरेबल फैसले दे रही है, इमरान खान साहब के हक में है, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो पार्लियामेंट है वो इस वक्त कानून साजी कर रही है अदलिया में किस तरह से मयार लाया जाए। लेकिन जो ये इंटरफेरेंस होती है, जिसमें ये कलीदी किरदार फॉर्मर जनरल्स या साबिक जनरल्स का है, जो खुद अपने मुंह से एतराफ़ कर रहे हैं। वैसे तो हमें एतराफ़ की ज़रूरत नहीं है, हमें सबको पता है, लेकिन एतराफ़ से एंडोर्समेंट ज़रूर हो जाती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज क्या, उसके अलावा क्या कहा। उड़ने वाले जजेस ही हैं या फिर वो भी हैं जो लेकर आए थे इमरान खान साहब को, जिनका नाम लेकर बताया जा रहा है कि वो आए थे और फिर चले गए, और जो रह गए उनके हवाले से क्या इनकी पेशन गोइयाँ हैं, क्या आगे जाके इनको सपोर्ट मिलेगी या नहीं। खैर, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमतों की जो उलट पलट है वो तो चलती रहती है। नूर आलम खान साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं मजीद, जरा वो भी सुन लीजिए। अगर कोई कहता है हल्फन, मैं कहता हूं खाना काबा में भी कहूंगा और यहां पे भी कहूंगा, जब ये हुकूमत से पहले, इस DGI और इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पहले हमें टेलीफोन और जबरदस्ती भी बिठाया जाता था। क्या आप सबसे वो भूल गए? अभी अगर नहीं आता, अगर इंटरफेरेंस नहीं होती, अगर हमें अभी इंटरफेरेंस नहीं होती, हमें कॉल कोई कर्नल, ब्रिगेडियर, जर्नल नहीं करता, तो इस पे आप क्यों खफा हैं? शुक्र करें कि वो इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, झूठी वो बयानात ना दिया करें, फॉर गॉड से। पहले तो हमें वो हमारे, चाहे वो बलोचिस्तान से MNAs होते थे, सिंध से, खैबर पुख्तूनख्वा, हर एक को मुल्क उनके लिए वो यहां पे वो किया जाता था। जो बंदा नहीं मानता था, 3 साल मैंने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मैंने सहा है। आपने सुना किस तरह से ज़बरदस्ती बिठाया जाता था, किस तरह से कानून साजी होती थी। हमें भी याद है, रातों रात कोर्ट्स बैठती थीं, फैसले हो जाते थे, कानून साजी हो जाती थी, बिल्स मंजूर हो जाते थे। लेकिन आज इस बिल पर जो बहस हुई वो तो डेफिनेटली मेरिट पर रहेगी, और तारीख में भी लिखा जाएगा कि कम से कम उस पर बहस तो हुई थी, कम से कम उसको 1.5 दिन तो लगा था। ये अलग बात है कि क्या ये, अगर ये नहीं होता, इस वक्त ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो इस वक्त समात चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, सुओ मोटो वाली, अगर वो नहीं होता तो क्या ये कानून साजी भी नहीं होती? वैसे हमें लगता है कि नहीं होती, क्योंकि ये जब किससे डरते हैं तो कानून साजी करते हैं, जब किसी के हवाले से सेफ फील करते हैं तो फिर उनको ये सेफ एग्जिट भी दे देते हैं। ये हमारी हुकूमतों का मसला है, और शायद ये मसला हमेशा रहेगा। लेकिन साथ ही साथ हम आज ये भी बता दें, जस्टिस काजी फायज़ ईसा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सामने आया है फैसला। 3 मेंबर बेंच थे, ये सुन रहे थे शाहिद वहीद साहब हैं, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, फिर ये जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब। ये बड़ी अहम बात है कि वो ये कह रहे हैं कि ये स्पेशल बेंच जो पेमरा का केस लगा हुआ था, जो लगाया गया था, उसके लिए एक स्पेशल बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसमें से 3 अलग जो केसेस चल रहे थे उनके एक जस्टिस को हटाया गया और ये स्पेशल बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया। तो वो 3 केसेस जो चल रहे थे, इनकी अपनी अपनी नुमाइंदगी में, वो भी मुतासर हुए, और इसके लिए एक स्पेशल बेंच बनाया गया, जिसके अगेन ये सवाल उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, क्या वाकई कोई जो ऑलरेडी बेंच एग्जिस्ट करता था वो ये नहीं सुन सकता था? तो इसमें जो 3 और केसेस पर भी रद्द अमल आया, और जाहिर उस पर भी असर पड़ा होगा, उसकी जो समात है उसके पर भी असर पड़ा होगा। तो ये जस्टिस काजी फायज़ ईसा का बड़ा लेजिटिमेट एक फैसला नजर आ रहा है, और जाहिर है वो ये भी कह रहे हैं कि सुओ मोटो के
के हवाले से जो केसेस हैं अभी उनकी बात हो सकती है, उन पर बात की जा सकती है, उन पर दलाइल भी सुने जा सकते हैं, उनकी जो है समाअत भी जारी रह सकती है। और जब तक ये जो कोर्ट ऑफ रूल्स ऑफ कोर्ट है ये बनती नहीं है। अब ये रूल्स बनाएगा कौन, किस तरह से मामला आगे चलेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन नून लीग के हवाले से जो बात सामने आ रही है, ज़ाहिर है आज मरीम नवाज साहिबा कसूर में मौजूद थी और मरीम नवाज साहिबा बिल्कुल एक लग रहा है तसलसल बनता आ रहा है। जो एक नैरेटिव इमरान खान साहब ने बिल्ड किया था उसको अगर सिर्फ उसके कैरेक्टर्स चेंज कर दीजिए, फ्लिप साइड पर चले जाइए, तो मरीम नवाज साहिबा वही गुफ्तगू करती हैं, उसी तरह की गुफ्तगू करती हैं, उसी तरह से लोगों को इंगेज करती हैं। बार बार वो डीजल का हवाला देते थे, आज ये तोशाखाना घड़ी के चोर के हवाले से बात करती हैं और फिर कहती हैं आते हैं गीदड़ पे, आते हैं गीदड़ पे। ये कोई मामला ऐसा है कि तसलसल टूट नहीं रहा। और इस पार्लियामेंट में हमने देखा है कि राना तनवीर साहब ने भी अभी जो गुफ्तगू की थी एक रोज़ कबल, वो भी ज़ाहिर है मजम्मत, काबिल मजम्मत है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट का जो असल काम है वो यही है कि कानून साजी करे, लोगों की फ़िक्र करे और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए मामला ना हो। साथ ही साथ मोहसिन दावर साहब ने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आज एक अमेंडमेंट उन्होंने रेज़ की और उसको अप्रूव कर लिया गया। हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इस वक्त इस अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन आज़म नज़ीर तारर साहब मुतमईन थे कि ये अमेंडमेंट ज़रूर आनी चाहिए। और ये अमेंडमेंट किस किस को फ़ायदा दे सकती है उसमें नवाज शरीफ साहब सर फहरिस्त हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं जिनको नाअहल करार दिया गया था, उस पर अब नज़रसानी के लिए 1 माह का अरसा उनको दिया जाएगा। मरियम साहबा की ज़रा सी आपको झलक भी दिखा देते हैं आज कसूर में कैसे वो गर्जी बरसी, सुनिए। पाकिस्तान गवारे ना, मैं आपको गवाह बनाकर कहती हूं, जिस दिन नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस की जजमेंट आनी थी उस दिन साकिब निसार के बच्चे और आसिफ सईद खोसा के बच्चे ऊपर गैलरीज में मौजूद थे और खुशियां मना रहे थे कि नवाज शरीफ ना। जी, और अब हम वेलकम करने जा रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के और MNA हैं नेशनल असेंबली में, ज़ाहिर है मेंबर है नेशनल असेंबली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। खाकान अब्बासी साहब बहुत बहुत वार्म वेलकम आपको। बहुत अरसा आपने इंतज़ार करवाया, फाइनली आपको थोड़ा सा वक्त मिला, हमारे लिए बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपने वक्त निकाला। ये फरमा दीजिएगा आज जो कानून साजी हो रही है, एक तरफ बातें होती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है, नूर आलम साहब बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ज़बरदस्ती बिठाती थी, बिल्स मंजूर करवाती थी, सपोर्ट गार्नर करने के लिए पूरी कुव्वत अपनी लगा देती थी। साथ साथ आपको पता है कन्फेशंस ऑफ अ फॉर्मर जनरल सामने है, तीसरी के सामने आ चुकी है। तो अब तो खैर जिसको पता नहीं भी था वो भी अपने एतराफात से सबको बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था, लेकिन उन पर आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 नहीं लगता। जनरल फैज पर कोर्ट मार्शल होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 6 का इतलाक ना जनरल बाजवा पे होता है। देखिए हम आर्टिकल 6 को बड़ा लाइटली लेते हैं। आर्टिकल 6 का एक तरीकाकार है, उसकी आपको एक चार्जशीट बनानी पड़ती है, उसको एक सतह पर लेकर जाना पड़ता है, एक पूरा प्रोसेस है। तो अगर किसी पर लगाना है तो वो आप लगा लें, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप माजी में जाएंगे तो फिर आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। इसलिए माजी को शायद हमें माजी पर ही छोड़ना पड़ेगा और एक ट्रुथ कमीशन बना दें जहाँ हक़ाइक़ अवाम के सामने आ जाएं। उसके बाद फिर तारीख खुद फैसला कर लेगी कि किसने क्या किया और उसका मुल्क पर क्या असर हुआ। वरना आपने देखा है माजी में आर्टिकल की बातें हुई हैं, जनरल मुशर्रफ साहब पे एक केस बना, उसकी क्या हकीकत हुई वो भी आपके सामने है। तो ये बदकिस्मती है कि जब भी किसी गलती या किसी खराबी या किसी बुराई का सदेबाब नहीं किया जाएगा तो फिर वो बढ़ती जाती है। इसलिए अगर हम प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते तो कम से कम हक़ाइक़ तो अवाम के सामने रख सकते हैं कि मुल्क में होता क्या रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ एक ट्रुथ कमीशन बना दें, उससे आपको बहुत से हक़ाइक़ का इल्म भी होगा और मुस्तक़बिल में उन खराबियों से, उन गलतियों से बचने का मौका मिलेगा। सर ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन कमेटी बना देंगे या इसको बना देंगे, एक इदारा बना देंगे प्रॉपर, लेकिन फिर भी सच जो है वो हमेशा झूठ से हल्का ही रहा है और झूठ की गूंज इतनी ज्यादा है कि सच हमेशा दबता ही रहा है। उसमें और कंट्रोवर्सीज बनेंगी, कोई मानेगा, कोई एतराफ़ करेगा, कोई नहीं करेगा। जब तक आप एक एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे इस मुल्क में, आपको लगता है कि आर्टिकल 6 चले बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं, अगर हम कोई करीब का कोई रास्ता है इनको बताने के लिए कि ये पार्लियामेंट के रास्ते में नहीं आ सकते, हुकूमत अपनी मर्जी से नहीं ला सकते, मुल्क को डैमेज नहीं कर सकते। ये सबसे ज्यादा डैमेज नून लीग ने बर्दाश्त किया है और अभी भी जो
जो आप लोगों ने एक कुर्बानी दी है अदम एतमाद लाकर, जो अपनी सियासी आप लोगों ने जो है उसको भी मुतासर किया है, सियासी साख को, तो आपके लिए तो ये वाज़ेह होना चाहिए। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि ये कानून साजी भी होगी कि जी चीफ लगाने का तरीकाकार ये होगा और यही होगा और ये उनका अमल दखल का एरिया है और ये अमल दखल का एरिया नहीं है? इस पर भी कोई कानून साजी होनी चाहिए ना, क्योंकि 2/3 अक्सरियत से जब चीफ्स को एक्सटेंशन दे सकते हैं, उनको और तकर्रुरियां दे सकते हैं और उनको पावर्स दे सकते हैं, तो उनकी पावर्स रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी कानून साजी हो सकती है सर? देखिए, ये सिर्फ बात एक इदारे की, एक चीफ की नहीं है। ये बात बड़ी जो मुल्क में हुआ है, जो कुछ मामलात ख़राब हुए हैं, इसकी एक बड़ी वसी जिम्मेदारी है। वो सिर्फ एक शख्स की, एक इदारे की नहीं है। यकीनन जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक रोल रहा है, फ़ौज का एक असर रहा है मुल्क के अंदर, माशाल्लाह के लंबे पीरियड्स आए हैं। लेकिन अगर आपने माजी में जाना है तो मेरी नज़र में उसका बेहतरीन रास्ता एक ट्रूथ कमीशन है। रिकन्सिलिएशन भी आप बेशक मत करें। ट्रूथ कमीशन का मकसद किसी को सज़ा देना नहीं होता, हक़ाइक़ अपने सामने रखना होता है, और वो हक़ाइक़ की जो ताकत है वही आपको मज़ीद ख़राबी से रोकती है। वरना ये फैसले सड़कों पे होते हैं। आपके सामने दो बड़ी मिसालें हैं। एक साउथ अफ्रीका की है, जो कई अशरफ और मुहीत एक निज़ाम के बारे में थी जहाँ पर बेपनाह जुल्म हुआ, और एक रवांडा का है जहाँ पर लाखों लोग कत्ल हुए। उसके बावजूद हल जो है वो एक ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन वहाँ पर था। मैं ट्रूथ की बात करता हूँ कि ट्रूथ कमीशन रखें, जो हक़ाइक़ आएंगे वही सबसे बड़ा डिटरेंस होगा मुस्तकबिल की ख़राबी से बचने के लिए। और आइन आपके सामने है, हर चीज़ आइन में मौजूद है, हर इदारे का दायरा कार उसके अंदर मौजूद है। उसके अंदर रहकर अगर सब काम करें तो कोई मसला नहीं होगा। मसला पैदा होता है जब हम आइन से हट कर कोई अमल करते हैं या आइनी अपने दायरे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो कि आज आप देख रहे हैं कि जो एक जुडिशल एक्टिविज़म जैसे हमने कहा था वो आया है, उसका अब एक रिएक्शन है पार्लियामान के अंदर। तो ये सब एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये कोई नई बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे हुआ है। हमारे मुल्क में बहुत पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, आज हो रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन हक़ाइक़ अवाम के सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। सर, हकीकत पे पर्दा तो डालने वाले भी सियासतदान हैं, हटाने वाले भी सियासतदान हैं, और जब हम बात कर दें तो फिर हम पे तो जाहिर है आर्टिकल 6 छोड़िए, हम पे तो हमारी तो ज़िंदगी भी तंग कर दी जाती है, हमारी तो जानों पर बन आती है। लेकिन चलें, हकीकत की अगर आप बात करें तो एक हकीकत ये है जो आज आश्कार की है, एतराफ़ किया है जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने। उन्होंने कहा है कि आपकी उनके एक 3 घंटा तवील मुलाकात हुई थी जिस पे आप उनको चाय पे लेके गए थे, और बेसिकली बात यही थी कि पनामा वाला मामला था और आपने कहा उसको रफा दफा कर दिया जाए। इसको आप बेहतर डिफेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि आपकी मुलाकातें हुई थी, आपने ये माना भी है। लेकिन ये मुलाकात 3 घंटे की और पनामा को खत्म कर दें, क्योंकि आइन से हटकर अगर कुछ होता है तो वो गलत होता है। तो ये आइन तक लाने के लिए कोई गैर आइनी इकदाम भी करने पड़ते हैं। ये रेकन्सिलिएशन होती है जो कहा जाता है कि इसको रफा दफा कर दीजिए। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये मेरी बहुत सी, मैं मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म था, बाजवा साहब मुल्क के आर्मी के सरबराह थे, तो हमारी बहुत सी मुलाकातें हुई हैं, और वो कोई मुलाकात भी कभी भी हमने ना उसकी तशहीर की, ना उसके फ़ोटो बनाए, ना उसकी फ़िल्में बनाई, लेकिन वो मुल्क के मामलात पर ही होती थी। तो जिस मुलाकात को उन्होंने ज़िक्र किया है, चूँकि उन्होंने ऑफिशियली नहीं किया, ये बात उनसे मंसूब की गई है, तो मुझे याद है कि बिल्कुल शुरू में एक मुलाकात हुई थी मेरी दरख्वास्त पर। मैंने कहा कि ना आपके दफ्तर में मिलते हैं, ना मेरे दफ्तर में मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे घर आप तशरीफ़ लें। मैं कहा नहीं, ज़रा उस माहौल से हट कर। तो हमारी एक मुलाकात एक रेस्ट हाउस में हुई, एक वहाँ सिर्फ हम दो ही थे, और वहाँ बड़ी खुलकर हमने बात की। वो पनामा को रफा दफा करने का मामला नहीं था। मैं नया आया था और मैं जानना चाहता था कि उनकी क्या सोच है मुल्क के मामलात के बारे में और जमहूरियत के बारे में, आइन के बारे में। तो उन्होंने भी खुलकर बात की, मैंने भी खुलकर बात की। बहुत से मामलात वहाँ पर डिस्कस हुए, और यकीनन जो जुलाई 28, 2017 का फैसला था, जिसको ना तारीख कबूल करती है ना कानून कबूल करता है, उसके बारे में भी बात हुई, और मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के बारे में हुई। और मैंने उनको यही कहा कि सबसे आसान हल मुल्क को आगे ले जाने का, मुल्क के मामला तय करने का यही है कि आप जमहूरियत को मौका दें, और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जो फ़ौज है, उसको आप मुल्क के मामलात से जो आइन के मुताबिक नहीं है उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। तो उनकी सोच भी बिल्कुल इसी किस्म की थी। उन्होंने भी इस बात की तायीद की कि वो माजी की खराबियाँ जो माशाल्लाह की पैदावार हैं, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को मुल्क के मामलात में उलझाया गया है,
हमें उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो वो एक मीटिंग ऑफ द माइंड्स थी। उन्होंने बड़ी खुलकर अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया। तो बहरहाल ये वो बातें जो पब्लिकली मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरी हमेशा राय रही है कि जो शख्स इक़्तिदार में ना हो, अपना ओहदा छोड़ चुका हो, तो उसके बारे में बात करना जहाँ वो अपना दिफा ना कर सके वो मुनासिब नहीं है। लेकिन हमारी जो मुलाकातें हुई वो मुल्की मामलात के बारे में ही हुई, उसमें कोई ज़ाती या जमात की या मेरी लीडरशिप के बारे में कोई हासिल करना, उनको कोई फ़ायदा पहुँचाने का कतन ना मकसद था, ना मैंने कभी ऐसी बात की है। लेकिन यकीनन मुल्क के बारे में, आइन के बारे में, जमहूरियत के बारे में, फ़ौज के रोल के बारे में जो जिम्मेदारी सियासतदानों की है, जुडिशरी की है, इस पर हमने कई दफ़ा, बहुत सी दफ़ा बड़ी खुलकर बात की। तो उनकी सोच क्या थी अब्बासी साहब? बाजवा साहब का, सॉरी कदा कलामी माफ कीजिएगा, लेकिन आपने कहा ना उनकी सोच थी, उनकी एक सोच थी, उनकी भी सोच थी, तो क्या सोच थी उनकी आइन पे और कानून पे और जमहूरियत पे? उनकी क्या सोच थी? जो क्योंकि सोच और अमल में तो काफी फर्क है, नहीं? नहीं, सोच जो मुताबिकत थी उसमें मैं तो बहुत सी मुताबिकत उसमें पाई। लेकिन जैसा आपने कहा कि बाद में जो मामलात हुए उन्होंने उस सोच को सपोर्ट नहीं किया। बहरहाल वो फिर मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाना मैं ज़ाती तौर पर मुनासिब नहीं समझता। चले ठीक है, मैं पुश नहीं करूंगी। वक्त के ठीक है, मैं पुश नहीं करूंगी सर। वो अपना दफा कर ही लेंगे, आप फिक्र ना करें। आपका दिफा करने के लिए मसला हो सकता है, उनका दिफा करना आसान है सर। नहीं देखिए, दिफा की जरूरत नहीं है। वक्त के साथ इंसान की अपनी जो यादाश्त है उसमें कमी आ जाती है। तो इसलिए मैं कोई ऐसी बात कर दूं जो हकीकत में मबनी ना हो और उनका कोई उस पर व्यू पॉइंट हो। और दो ही शख्स थे इन तमाम मीटिंग्स में, तीसरा तो शख्स होता नहीं था। हाँ ठीक है। अब्बास साहब ये फरमा दीजिएगा कि जो बाजवा साहब के हवाले से अगेन ये जो कन्फेशंस आ रही है ऑफ अ फॉर्मर जनरल, क्योंकि जाहिर है जब फॉर्मर हो जाते हैं तो उनको सब कुछ याद भी आ जाता है, लेकिन 2017 में जो आपने बात छेड़ी थी कि ये रेकन्सिलिएशन वाला मामला शायद फिर वो 2021 में मटीरियलाइज हुआ लंदन में, ये क्या दुरुस्त है कि बाजवा साहब मिले थे नवाज शरीफ साहब से और ये फिर पूरा एक प्लान बना, बिल्कुल आईनी तरीके से हटाया गया इमरान खान साहब को, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट हासिल थी नून लीग को? नहीं देखें, इसमें कोई रिकन्सिलिएशन की बात नहीं थी। रिकन्सिलिएशन किस बात पे? वो फौज के सरबराह थे, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ थे, उन्होंने उनको अपॉइंट किया। उन्हीं के जब वो चीफ बने हैं उसके 6-8 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले से मियाँ नवाज शरीफ साहब को हुकूमत से भी अलहदा किया गया, हुकूमत तोड़ दी गई। मियाँ साहब को सियासत से ताहियात नाअहल करार दिया गया, उन पर इल्ज़ामात लगाए गए जिनका जिसमें कोई सदाकत नहीं थी। तो रिकन्सिलिएशन की यहाँ कोई ना बात थी ना गुंजाइश थी। हमने हमेशा मुल्क के बारे में बात की कि मुल्क के मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे। मैंने पहले कहा कि मैंने कोई ज़ाती बात, अपनी लीडरशिप को कोई मुफाद देने की, जमात को मुफाद देने की कभी उनसे बात नहीं की। अगर उन्होंने उनके जहन में ऐसी बात है तो वो बयान कर सकते हैं। लेकिन जो बातें बाजवा साहब से मंसूब की जा रही हैं वो डायरेक्टली नहीं है। मैं इस बात से ज़रूर आपको कहूँगा कि डायरेक्ट वो नहीं है, और वो इसको ऑन भी नहीं करते हैं जो इंटरव्यूज़ हुए हैं या जो बातचीत हुई है जिसको मेतला साहब ने लिखा है। ठीक है सर, मैं इसको आप मान लेती हूँ, लेकिन फिर अगर वो बिल्कुल ही साको सबाक से हटकर बात कर रहे हैं और ये बात ही वो नहीं कर रहे, तो फिर इस पर भी नहीं आते कि परवेज रशीद साहब को हटाना क्या फिर उस वक्त सही फैसला था या गलत फैसला था? अगर इस पर कमेंट करना चाहे, वरना विल मूव ऑन। जी, जो वो बात थी वो मुझसे पहले की थी, और उसमें भी 2-3 डिफरेंट आपको ओपिनियंस मिलेंगे कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये भी कहा जाता है कि वो एक एग्रीमेंट के तहत हुआ, लेकिन मुझे किसी ऐसे एग्रीमेंट का इल्म नहीं है। लेकिन ये हकीकत है कि परवेज रशीद साहब के साथ वो एक ज्यादती हुई, वो ओहदे से अलहदा हुए। क्या वो कंसेंसस से हुआ, क्या वो एक फैसला था मिलजुल कर, मुझे नहीं पता कि क्यों हुआ। लेकिन वो भी तारीख हिस्सा बन चुका है वो मामला। तो मैं जिस बात का इल्म ना हो उसके अंदर ज़रा ज़्यादा जाता नहीं हूँ। चले ओके, ठीक है सर। दावर साहब ने जो आज अमेंडमेंट की है, जो अब पार्ट ऑफ वो बन भी गया है, ये जो कानून साजी पूरी की गई है जुडिशरी के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के हवाले से, और ये जो सुओ मोटो के हवाले से जिन पर लिया गया है, उनको 1 महीने की जो है वो मुद्दत दी गई है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर अपने केसेस को दोबारा रीओपन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दैट गिव्स अ क्लियर साइन कि नवाज शरीफ साहब अब वापस आ सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब अगर आएंगे और ये केस दोबारा से ओपन होता है, तो फिर आप कोई स्पेशल बेंच की दरख्वास्त करेंगे, या कम अज कम इतना कहेंगे ये कम अज कम इसका हिस्सा ना हो, या आपको लगता है कि कोई भी सुनेगा इट विल बी फाइन?
देखिए, यही पार्लियामान की खूबसूरती होती है कि एक हुकूमत के अंदर एक सोच थी, एक ज़रूरत थी, उन्होंने बिल बनाया, वो बिल काबीना तक गया, पास हुआ, वो असेंबली के अंदर आया, ले हुआ, कमेटी को गया, कमेटी ने अप्रूव कर दिया। जब वो पैसेज के लिए, पास होने के लिए कौमी असेंबली में आया, वहाँ उस पर बहस होती है। जब भी आप बहस की नफ़ी करते हैं, और ये माजी में इसकी एक आम रवायत थी, तो हमेशा कानून साजी दुरुस्त नहीं होती। आज जब पिछले 2 दिन से बहस हो रही है, आज मोहसिन दावड़ साहब ने एक ऐसी राय दी जिसकी जो ना हुकूमत के जहन में आई थी, जो ना लॉ मिनिस्टर साहब लाए थे, ना कमेटी की बात की थी। उन्होंने कहा, जनाब आप ये कानून बना रहे हैं, सो मोटो पावर्स एक्सरसाइज हुई हैं, तो वो लोग जिन पर इनका असर हुआ है माजी में, वो शख्स, वो इदारे जो भी है, उनको कम से कम उनको भी मौका दे दें कि वो भी अपना एक अपील फाइल कर सकें। क्योंकि सो मोटो पावर्स के तहत जो फैसले होते थे उनकी अपील नहीं होती थी, जो कि मुकम्मल तौर पर बुनियादी इंसाफ के जो तकाजे हैं उसकी नफ़ी थी। तो मोहसिन दावड़ साहब ने बात की, और ये जो लोग वहाँ बैठे थे इजलास में, मेरे समेत, ये हमारे दिल को लगी कि बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, और इस पर मुख्तलिफ लोगों ने अपनी राय का इजहार किया और सपोर्ट किया, और वो कानून का हिस्सा बन गई। तो अब वो कानून का हिस्सा है। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो मेरे नज़र में सबसे बड़े, और सिर्फ वो नहीं है, उनकी जमात है, मुल्क है, जिस पर असर हुआ उस फैसले का, और बहुत बड़ा असर हुआ। आज जो मुल्क के हालात हैं उसमें एक, अगर आप एक पहलू, एक ऐसा असर कहें जिसने सबसे ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, तो वो जुलाई 2017 का फैसला था, जब चलती हुकूमत, एक तरक्की देती हुकूमत को तोड़ा गया। इस पार्टी की, इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह, जो मुल्क के की तारीख के सबसे ज़्यादा तजर्बाकार सियासतदान थे, उनको सियासत से अलहदा किया गया, ताहियात अलहदा किया गया। तो अब उनको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये इम्तिहान अब सुप्रीम कोर्ट का होगा कि वो उस फैसले को कैसे देखते हैं, तो यकीनन ये एक ज़रूरत थी जो आज पूरी हुई है। और ये सिर्फ एक शख्स की नहीं है, ये एक जमात का नहीं है, ये इंसाफ का तकाजा था कि अपील का मौका दिया जाए। ठीक है सर, ये पार्लियामेंट में पास हो गया है, उसके बाद जाहिर है कानून हो बनेगा, फिर सेनेट में जाएगा, लेकिन फिर प्रेसिडेंट अलवी साहब भी बैठे हुए हैं, जो कि अभी आपको पता है हालिया ही एक एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हुआ है, विच इज नॉट सो प्लेजेंट। तो आप क्या समझते हैं, सदर साहब इसको साइन कर देंगे या फिर यहाँ पर कोई मसला उठ सकता है? देखिए, ये कानून जाता है सेनेट में, वहाँ से अगर बगैर अमेंडमेंट के पास होता है तो ये जला जाता है सदर साहब के को असेंट देने के लिए, यानी वो उसकी अप्रूवल देते हैं। और अप्रूवल नहीं देंगे तो एक पीरियड है, वो गुजर जाएगा, उसके बाद उनके पास चॉइस नहीं होगी, ऑटोमेटिकली मुल्क का कानून बन जाएगा। लेकिन और ये अलवी साहब ने किस्मती से ये काम किया है इससे पहले, मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसा बिल है जिस पर कोई शख्स भी तनकीद आज तक नहीं कर सका। हम सब इसके बारे में बहस बड़ी करते हैं, लेकिन यकीन करें मुझे कोई शख्स नहीं मिला जो ये कह सके कि इस कानून में ये खराबी है। ठीक है, ओके सर, बस आखिर में ये बता दीजिएगा कि इलेक्शंस के हवाले से अब जो है खुद थोड़ा बहुत सेफ खेल रहे हैं, सभी सेफ खेल रहे हैं, और अटॉर्नी जनरल के तो कल होंगे, दलाइल सुनेंगे, लेकिन आज जाहिर है मैं उसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग में नहीं जाती, लेकिन आज इरफान कादिर साहब भी अलहदा हो गए हैं। ये पॉलिटिक्स तो जो है वो बहुत मुतासिर कर रही है कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी। लेकिन ये फरमा दीजिएगा कि अगर ये कहा जाता है कि ठीक है इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो सकते, लेकिन मई के अराउंड कर लें, दूसरे हफ्ते में कर लें, सबकी साथ कर लें, तो इस पर आपकी जो कम से कम नून लीग इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है? फिर पीटीएम के हवाले से तो बाद में बात होगी। देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू, पीडीएम के पॉइंट ऑफ व्यू, हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पॉइंट ऑफ व्यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आइन और जिस इदारे को ये जिम्मेदारी दी गई है आइनी तौर पर इलेक्शन करवाने की, ये उसका फ़ैसला है जिसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं। तो जो फैसला वो करेंगे वही उसके मुताबिक ही इलेक्शन होगा, क्योंकि जिम्मेदारी आइनी उनकी है। अगर उस फैसले को चैलेंज किया जाता है अदालत में, तो फिर अदालत उसको देखेगी कि क्या उनकी जुरिस्डिक्शन बनती है, किस हद तक बनती है, और वो क्या कर सकते हैं। तो ये आज मामला है। उन्होंने फैसला तो दे दिया था, तारीख दे दी थी सर, एक तरह से फैसला तो आ गया था इलेक्शन कमीशन का,
नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला तो दे दिया था तारीख देकर, इलेक्शन कमीशन ने फैसला तो दे दिया था, लेकिन अब तो ये बात हो रही है कि वो ऑर्डर ऑफ कोर्ट है भी कि नहीं है, ये इस पर एक बहस है। चले, बहुत शुक्रिया खाकान अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, सॉरी वक्त की, और बहुत सारे इश्यूज हैं। री इमेजिनिंग पाकिस्तान वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स, लेकिन उस पर नहीं आ सके। आई एम सो सॉरी फॉर द टाइम। थैंक यू खाकान साहब। वक्फा लेते हैं जी, उसके बाद बात करते हैं कानूनी मामलात पर। एंड वेलकम बैक। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है सलाउद्दीन अहमद साहब। वी गोना गेट हिज लीगल एक्सपर्टीज। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आप हमारे प्रोग्राम पे कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं ऐसी बात करके जाते हैं जो हमें याद रहती है। ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि ये जो मामलात हम देख रहे हैं कि पहले तो एक तफसीली फैसला जारी होता है जिसमें ये कहा जाता है कि 7 मेंबर बेंच में से 4 मेंबर्स ने एक बात पर कंसेंसस है उनका कि ये मेंटेनेबल नहीं है एज अ सुओ मोटो केस, 184(3) नहीं आता। साथ साथ के कानून साजी भी हो रही है पार्लियामेंट में, तो थिंग्स आर अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन कल वाले मामला पर अगर हम आ जाएं तो जमाल खान मंदोखेल साहब से जब अटॉर्नी जनरल साहब ने कल पूछा कि आप क्या समझते हैं ये 4-3 का फैसला है या 3-2 का फैसला है, तो उन्होंने उसका कहा कि हमारा अंदरूनी मामला है। फिर आज जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि जिस तरह से ये इंटरप्रेट किया गया था वो गलत है, और अगर सादा अल्फाज में मैं कहूँ तो उन्होंने यही कहा है कि ये मामला जो है ये 4-3 का ही है। और उस पर चीफ जस्टिस साहब ने जब कल उनको शुक्रिया किया था, तो आज उन्होंने उनको कहा कि ये चेंबर्स की बात चेंबर्स में ही रहने दें। तो फिर सर ये मेंटेनेबिलिटी ऑफ द केस क्या रह जाती है? सो इफ 4-3 का अगर हम मान लेते हैं तो फिर ये मेंटेनेबिलिटी क्या हुई इस केस की? देखिए, एक तो मैं नहीं समझता कि ये अंदरूनी मामला है जज साहिबान का, क्योंकि नेचुरली अगर कोई अदालती फैसला है तो तमाम जो अवाम है वो इस अदालती फैसले उनकी नजरें हैं अदालत उज़्मा की तरफ। वो सब जानना चाहते हैं कि फैसला क्या है। क्या आया इलेक्शन कमीशन को 2 टोक हिदायत दी गई है कि आपने इस मोहलत में इलेक्शन करानी है, या आईनी जो दरखास्तें हैं वो मुस्तरद की गई हैं और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो मेंटेन किया गया है। तो उसका तो बहुत ही पहले उस चीज का फैसला होगा, उसके बाद जाके अब जो मजीद जो ये पिटिशन जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में वो तो बाद में फिर उस पर डिसाइड होगी, वो डिसाइड होगी। पहले तो ये तयन करना पड़ेगा कि पिछला फैसला क्या था। वो अब नेचुरली मौजूदा जो बेंच है वो अब कुछ उसमें कोई अपनी इंटरप्रिटेशन देगी। लेकिन सर ये जो आज इलेक्शन कमीशन के जो हवाले से उन्होंने बात की, उनसे पूछा कि किधर है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जिसमें ये लिखा है कि आप इस पर अमल दरामद करें और ये 3-2 का फैसला है, कहाँ लिखा है ऑर्डर में? तो सर इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, बहुत ये जिस तरीके से पिछले चंद सालों में जिस तरीके से कोर्ट्स में बेंचेस फॉर्म हो रही हैं और फिर बेंचेस डिसॉल्व हो जाती हैं, ये इसकी वजह से आज जो ये इस किस्म की जो कंफ्यूजन फैली हुई है, जुडिशरी के अंदर भी कंफ्यूजन है, जुडिशरी के बाहर भी कंफ्यूजन है। तो ये तमाम मामलात मैं जब पहले भी मैंने इसी पे आपके साथ ही शायद शो पे कहा था कि ये तमाम मामलात बड़े आसानी से अपना विद क्लैरिटी हल हो सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें एक, जिस तरह सब कह रहे थे कि एक फुल कोर्ट बना देती, आज भी फुल कोर्ट बना दें तो वो मामला क्लियर कर दें कि भाई 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होने हैं, ऐसे होने हैं, नहीं होने, जो भी चीजें हैं वो क्लियर एक आ जाएंगी। फिर ये क्योंकि आज ये 5 रुकनी बेंच जो है वो उसकी कोई अक्सरियत कहेगी कि फैसला ये था, 7 रुकनी बेंच का फैसला ये था, कोई अकलियत कहेगी कि नहीं फैसला ये नहीं था, ये था। कल को फिर कोई चीफ जस्टिस साहब कोई 2 रुकनी बेंच बनाए, फिर वो 2 रुकनी बेंच जो है वो कहेगी कि नहीं ये 5 रुकनी बेंच का फैसला ये था या वो था। तो ऐसी बिला वजह की कंफ्यूजन बढ़ाई जा रही है। अगर इसमें सब जजेस को शामिल कर लें, उनकी राय ले लें, वो भी आखिरकार कोई कानून या आइन से वाकिफ होंगे और उनकी भी ख्वाहिश होगी कि मुल्क में ये जो तमाम तर ये जो कंफ्यूजन है उसको दूर होना चाहिए। तो सब शामिल होके एक हमें फैसला सुना दे कि मामला आगे बढ़ सके।
सब शामिल होकर जब फैसला सुनाएंगे तो इसमें, क्योंकि हमारी तो 17 की कैपेसिटी, लेकिन हमारे पास है तो इस वक्त 15, तो सर इसमें फिर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब इंक्लूड होते हैं? क्योंकि अगर फुल कोर्ट की बात हो रही है, फिर किसी की भी जो फेवरेटिज्म के हवाले से बात हो रही है या किसी के हवाले से कहा जाता है रिस्ट्रेंट शो करें और आप रिक्यूज कर लें, तो फिर वो भी इस पर लागू नहीं होगा, फिर वो भी बैठेंगे इस बेंच में? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर चीफ जस्टिस साहब कोई फुल कोर्ट तश्कील देते हैं तो फिर उसमें तमाम जजेस शामिल हैं। एंड वेलकम बैक। हॉस्टिलिटी बढ़ रही है, तमाम इदारों में हॉस्टिलिटी है, और साथ साथ ये जो सलाउद्दीन अहमद साहब कह रहे थे ब्रेक से पहले कि हॉस्टिलिटी जजेस के दरमियान भी नज़र आ रही है, और यही हॉस्टिलिटी आज कैरी आउट हुई है जजेस टू वकला। और आज जो इरफान कादिर साहब के साथ हुआ है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक इरफान कादिर साहब को इस तरह से उनको चुप कराना चाहिए था, और ये कि फिर उन्होंने अपने जो ओहदे से भी मुस्ताफ़ी वो हो गए हैं एज स्पेशल एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर। और साथ ही साथ आपने देखा कि ये बात बड़ी हो रही है कि ये ऊपर वालों को या शरीफ फैमिली को ये सेफ एंट्री देने के लिए ये कानून साजी की गई है। तो याद रहे कि, और ये भी कहा जा रहा है कि लाहौर या जो बाकी जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें ऐसी कानून साजी क्यों नहीं होती, उनके लिए ऐसी कानून साजी क्यों नहीं की जाती कि वहाँ पे लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको ये इंसाफ मिल सके। तो फिर सवाल यही है कि क्या हम इंसाफ ऊपर से शुरू करते हैं या नीचे से? अगर आपके जो मुल्क के ओहदेदारान हैं, आप जिनको चूज़ करके पार्लियामेंट में डालते हैं, और अगर वो खुद अपने इंसाफ के लिए नहीं लड़ सकते, तो फिर वो आपके इंसाफ का तकाजा किससे करेंगे और कैसे करेंगे? तो ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ऊपर फैसले वाले ठीक होंगे, उनके साथ फैसले